नमस्कार साथियों, ज्ञानार्पण परिवार में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आशुतोष ज्ञानार्पण परिवार के साथ आपको साइकोलॉजी के जो श्रृंखला हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज हमारी चल रही थी, उसका दूसरा पार्ट जो बचा हुआ सीरीज हमारी रह गई थी, उस सीरीज को आप सबके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। एक एक क्वेश्चन साथियों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। DSSB, KBS, इसके बाद हमारा हो गया रीट हो गया, इसके बाद आपका सुपर टेट हो गया। किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा को देने के लिए ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो हमारा क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण ना रखता हो। तो लगातार जुड़े रहें आप लोग ज्ञानार्पण परिवार के साथ, और लगातार हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज को। हम लोगों ने लगभग 13 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो आइए दोस्तों, 14 क्वेश्चन नंबर 14वें से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है, स्कैफ फोल्डिंग निम्न में से किसके द्वारा दिया जा सकता है। बात क्या हो रही है? स्कैफ फोल्डिंग की बात। तो स्कैफ फोल्डिंग के बारे में मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की के द्वारा बताया गया है। स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है? अस्थायी सहायता या सहयोग। तो स्कैफ फोल्डिंग देने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? ZPD। मतलब ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब वह क्षेत्र जहां पर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान स्वयं के द्वारा नहीं कर पाता है, उसको हल करने के लिए वह अपने संगी साथी या वयस्कों की सहायता लेता है, जिसे ZPD कहते हैं। तथा उस सहायता को देने वाले जो लोग होते हैं वो MKO कहलाते हैं, मतलब कोई दूसरा अनुभवी। अब जब अनुभवी की बात आ गई है, मतलब हम सहायता किससे लेते हैं? हमें सहायता उसी क्षेत्र में हम उस व्यक्ति से लेते हैं जिसे उस क्षेत्र में कोई ना कोई अनुभव प्राप्त होता है। तो देखते हैं दोस्तों, अनुभव की बात हमारे किस ऑप्शन में रहने वाली है। तो देखें कि सहपाठी, पहला ही ऑप्शन हमारा कह रहा है सहपाठी, जो कोई विशेष कार्य करने में माहिर हो। सही बात है दोस्तों, एकदम से सही बात है ये। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम स्कैफ फोल्डिंग या सहायता उसी व्यक्ति से लेते हैं जिसे उस क्षेत्र में कोई ना कोई अनुभव प्राप्त हो। जैसे मैं आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चन हल करवा रहा हूं, तो मुझे इस क्षेत्र में कोई ना कोई अनुभव प्राप्त है, इसीलिए आपके सामने साइकोलॉजी की श्रृंखला को लेकर आया हूं। यदि मुझसे कहा जाए कि मैं मैथ का या हिंदी का कुछ भी आपको स्कैफ फोल्डिंग दे दूं या क्वेश्चनों को हल करवा दूं, तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं हल करवा सकता हूं, ना ही उसमें कोई सहायता दे सकता हूं, क्योंकि मुझे उस क्षेत्र में कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं है। तो हम साथियों स्कैफ फोल्डिंग या सहायता उसी व्यक्ति से या उसी इंसान से लेते हैं जिसे उस क्षेत्र में कोई ना कोई विशेष अनुभव प्राप्त होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा साथियों? सही ए नंबर, सहपाठी जो कोई विशेष कार्य करने में माहिर हो। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, अपना गणित का गृह कार्य करते हुए साची ऊंचे स्वर में बुदबुदाती है, मेरे पास 6 पत्थर हैं, अब मैं 3 और लूंगी ताकि यह बन जाएंगे 6, 7, 8 और 9। मतलब साची क्या कह रही है कि मेरे पास 3 पत्थर हैं, कुछ पत्थर यदि और मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाएंगे? 6, 7, 8, 9 बन जाते हैं। मतलब साची खुद से बातें कर रही है, और खुद से बातें करने के लिए वाइगोस्की साहब ने क्या कहा था? प्राइवेट स्पीच, मतलब कि निजी वाक। जब बच्चा स्वयं से बातें हल करता है, अर्थात अपनी समस्या को स्वयं के द्वारा बोल बोल कर हल कर लेता है, उसे प्राइवेट स्पीच या निजी वाक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सही, निजी वाक। और दूसरा वाला क्या है? आंतरिक वाक। और आंतरिक वाक मैंने बताया था आपको, क्लास में बता रखा है कि 5 वर्ष का बालक या 5 वर्ष से अधिक वर्ष का जो बालक होता है, जब उसे बोल बोल कर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात अपने ज्ञान को मन ही मन में आंतरिकरण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक वाक कहते हैं। अगला क्या? सामाजिक वाक, कि जब बच्चा 4 से 5 साल का जो बच्चा होता है, उसे अपनी समस्या का समाधान अपने संगी साथी या वयस्कों के माध्यम से हल करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सामाजिक वाक। और 2 से 4 साल तक का जो वाक होता है, उसे क्या कहते हैं?
उसे सामाजिक वाक्य कहते हैं, और 4 से 5 साल के वाक्य को कहते हैं निजी वाक्य कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, और 16 क्वेश्चन ये है कि वाइगोत्स्की के नए विकासात्मक प्रक्रिया में विभिन्न वाक्य की भूमिका के बारे में बात की। जब हमारी क्रियाओं का आंतरिकरण हो जाता है तो ऐसे निम्न के रूप में जाना जाता है। और इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको अंतः वाक्य, मूक वाक्य या आंतरिक वाक्य के बारे में बताया था कि जब 5 वर्ष से अधिक का बालक होता है, जब उसे बोल बोल कर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात अपनी समस्या का हल या सॉल्यूशन मन ही मन में कर लेता है, तो उसे अंतः वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः वाक्य। तो यहाँ पर क्या आएगा? मूक वाक्य या अंतः वाक्य। तो इसका दोस्तों क्या रहेगा सही? सी नंबर आंसर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के विपरीत का सिद्धांत कौन सा है। मतलब कि गेस्टाल्ट का जो सिद्धांत है उसके विपरीत के सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत कौन सा। तो आइए देखते हैं कौन सा होने वाला है। तो पहला आपका ऑप्शन क्या कह रहा है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत जो दिया गया आपके फ्रोवेल महोदय के द्वारा दिया गया। फ्रोवेल महोदय का मानना ये था कि किसी भी व्यक्ति का जो काम करता है वो क्रिया करके देखता है। तो देखें आप, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में जो सिद्धांत दिया गया था उस सिद्धांत में जो कोहलर साहब ने प्रयोग किया था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। तो सबसे पहले चिंपैंजी ने क्या किया था? काम करके देखा था, मतलब क्रिया करके देखी थी। तो ये तो क्या रहेगा? उसके अनुसार का सिद्धांत रहेगा, तो ये तो होने वाला है नहीं। अगला क्या? चयन का सिद्धांत। और चयन के सिद्धांत में भी क्या था? कोहलर ने अपने सिद्धांत में एक समस्या दी थी। समस्या क्या दी थी? एक तो छड़ी आधारित समस्या दी थी, दूसरी समस्या जो चिंपैंजी को दी गई थी वो वॉक्स आधारित समस्या दी गई थी। तो चिंपैंजी ने क्या किया था? पहली बार छड़ी का चयन किया था, और दूसरी बार में किसका चयन किया था? वॉक्स का चयन किया था। तो ये भी आपका रहने वाला है। अगला क्या? रुचि का सिद्धांत। और यदि रुचि ना होती तो क्या चिंपैंजी अपनी समस्या का हल कर पाता? तो ये भी आपका रहने वाला है। और लास्ट ऑप्शन क्या करा? पुनरावृत्ति का सिद्धांत। और पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या होता है? स्टैनले हॉल ने दिया था कि किसी भी काम को हम लोग बार बार करें, और बार बार का मतलब अभ्यास करके करेंगे। और जो गेस्टाल्टवादी थे वो थॉर्नडाइक के अभ्यास अधिगम के बिल्कुल विपरीत थे, मतलब उसका समर्थन करने वाले नहीं थे। उनका मानना था कि अधिगम में यदि अभ्यास को ज्यादा से ज्यादा लिया जाएगा तो उससे सिर्फ हस्त कौशलों को ही डेवलप किया जा सकता है, अर्थात उसमें आप बुद्धि या संज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए उनका मानना था कि जो अभ्यास का जो सिद्धांत होता है वो सिर्फ कारगर होता है तो किस पर? हस्त कौशलों पर, या मंद बुद्धि के बालकों पर, या सिर्फ इंसानों या जानवरों पर ही कारगर साबित होता है। क्लियर? तो देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा सही। इसका आंसर रहेगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा में अंतर्दृष्टि शिक्षा का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपर्युक्त शर्त है। तो अंतर्दृष्टि की बात किसने की थी? जैसे ही अंतर्दृष्टि यदि आपको शब्द दिख जाए तो अंतर्दृष्टि की बात की थी गेस्टाल्टवादियों ने। किसने की? गेस्टाल्टवादियों ने की। और जब गेस्टाल्टवादियों ने अंतर्दृष्टि को क्या कहा था? सूझ के द्वारा सीखना। और गेस्टाल्टवादियों ने क्या कहा था कि जो समस्या समाधान में प्रत्यक्षीकरण की जरूरत पड़ती है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है किसी भी घटना, किसी दृश्य को सुनकर, देखकर अलग अलग अनुमान लगाना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, जो 5 फिनोमिना पर आधारित होता है। 5 फिनोमिना का मतलब होता है कोई पृष्ठभूमि या आकृति। मतलब जब तक आप किसी पृष्ठभूमि या किसी दृश्य या आकृति को नहीं देखेंगे तब तक अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या रहेगा सही? प्रत्यक्षीकरण सही रहेगा। उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जेम्स वाट ने जब उबलते पानी की भाप के कारण केतली के ढक्कन को ऊपर उठते हुए देखा तो उसके दिमाग से भाप इंजन बनाने का विचार कौंधा। तो बात क्या होगी? कौंधा। और कौंधा का मतलब अचानक से आया।
और किसी समस्या का समाधान अचानक से मिल जाना क्या किसकी प्राप्ति होती है? अनुभव की प्राप्ति होती है। और अनुभव के बारे में या अचानक या सूझ या अंतर्दृष्टि के बारे में किसने की थी बात? गेस्टाल्ट वादियों ने बात की थी। तो किसका बात आएगी? आपकी अंतर्दृष्टि। तो ऑप्शन क्या रहेगा सही आपका? सी नंबर आपका ऑप्शन रहने वाला सही है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में पोस्ट की जगह पर यहां पर पुष्प होगा। कक्षा में पुष्प को पढ़ाने के लिए कौन सी अधिगम की विधि उपयोग में ली जानी चाहिए? अब बात क्या हो रही पुष्प की। तो सबसे पहले यदि हम कक्षा में पुष्प को पढ़ाएंगे तो सबसे पहले बच्चों के सामने क्या करते हैं? उस पुष्प को पूर्ण रूप में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष रूप में हम लोग क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। और जब बच्चा पुष्प को अच्छे तरीके से देख लेता है, उसकी एक एक चीज को जान लेता है, फिर हम क्या करेंगे? उस पुष्प को एक एक अंग के बारे में क्या करेंगे? एक एक अंग के बारे में हम लोग देखेंगे। जब पुष्प को एक एक अंग के बारे में हम लोग जब बता देंगे, मतलब हम किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे? पूर्ण से अंश की ओर। किसका करेंगे प्रयोग? पूर्ण से अंश की ओर। और पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसने दिया था? गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था। और गेस्टाल्ट वादी यहाँ पर आंसर नहीं तो क्या रहेगा? अंतर्दृष्टि। पूर्ण से अंश की ओर मतलब क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी समस्या को संपूर्ण में दिखाना, और संपूर्ण में दिखाने के बाद उसके एक एक खंड के बारे में चर्चा करना। तो इसका आंसर क्या रहेगा सही? अंतर्दृष्टि। और अंतर्दृष्टि दी किसने? तो गेस्टाल्ट वादियों ने दी है। और जो हमको एक महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र मिला है वो भी किन्होंने दिया? तो वो भी आपके गेस्टाल्ट वादियों ने दिया। किसने दिया? गेस्टाल्ट वादियों ने दिया। उम्मीद करता हूं साथियों आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया हो। यदि कोई भी समस्या रह जाती है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उस पर काम किया जाएगा, तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पाठ योजना किस दर्शन पर आधारित है? तो जब हमने आपको गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कराया था और गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत के बाद जब हमने कोहलर का सिद्धांत कराया था, वहां पर इसका शिक्षा में प्रयोग बताया था। तो शिक्षा में प्रयोग बताने के लिए पाठ योजना या इकाई योजना जो आपकी आधारित होती है वो किस पे होती है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो क्या रहेगा? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान मतलब गेस्टाल्ट दर्शन। तो इसका आंसर क्या रहेगा सही? ए नंबर इसका आंसर सही रहेगा। अगला, असत्य कथन कौन सा है? मतलब हमें इन चार ऑप्शन में से यह देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। तीन कथन जो है हमारे सत्य हैं और एक कथन उनमें से क्या है? असत्य है। तो देखते हैं कौन सा कथन इसमें असत्य होने वाला है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया। बिल्कुल सही बात है कि अधिगम सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है सर्वधन भौमिक, मतलब सभी भूमियों में व्याप्त। तो बात सही बात है कि अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? सार्वभौमिक प्रक्रिया। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि अधिगम उचित समायोजन में सहायक है। बात बिल्कुल सही है कि अधिगम के द्वारा व्यक्ति अपने आप को क्या करता है? समायोजित करता है, इसीलिए अधिगम उचित समायोजन में क्या है? सहायक है। अगला क्या कह रहा है कि अधिगम मात्र, और मात्र जहां पर भी लग जाए मतलब केवल, और केवल शब्द हमेशा क्या होता है? नकारात्मक शब्द होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का ही अर्जन है। यदि नवीन ज्ञान का ही आप अर्जन करेंगे तो आपका पूर्व ज्ञान कहां पर जाएगा? तो अधिगम को हम कह सकते हैं कि जो नया ज्ञान हम सीखते हैं पूर्व ज्ञान को जोड़ने के साथ सीखते हैं, इसलिए आपका सी नंबर क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि अधिगम से तात्पर्य क्या है? कि अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन देखें, अभ्यास के फलस्वरूप आने वाले व्यवहारात्मक कुशलता। अभ्यास के फलस्वरूप आने वाले व्यवहारात्मक कुशलता, मतलब ऑप्शन तो ये भी आपका सही है, लेकिन देखते हैं इससे अच्छा कौन सा सही रहने वाला है। यह एक स्वचालित प्रक्रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रक्रिया स्वचालित है। अगला क्या है? यह व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यही आंसर लगाया होगा, लेकिन अधिगम कदापि भी स्थायी परिवर्तन व्यवहार में नहीं होता है। जो अधिगम आपका स्थायी परिवर्तन होता है वो होता है आपका अपेक्षित स्थायी परिवर्तन, मतलब अपेक्षाकृत, मतलब कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसको स्थायी ले लेंगे, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो अपने ज्ञान में क्या करेंगे? परिवर्तन करके फिर स्थायी ले लेंगे। यदि अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता तो एक बच्चे ने जब गाली देना सीखा और जैसे ही समाज के लोगों ने उसे बताया कि गाली देना क्या है?
गलत है। तो बच्चा क्या करता है, अपनी स्कीमा में परिवर्तन करता है और संशोधन करता है। वो समझता है कि ऐसा व्यवहार हमारा समाज मान्य नहीं करता है। यदि आप इस व्यवहार को यदि आप मान्य करते हैं तो आप समाज की नजरों में क्या होंगे, आप अपराधी होंगे। इसलिए वो अपनी स्कीमा में परिवर्तन करता है और गाली देना छोड़ देता है। तो देखिए आपका चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, सही डी नंबर आपका आंसर सही रहेगा। उम्मीद करता हूं यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से एक सीखने की विशेषता नहीं है। मतलब क्या सीखने की विशेषता नहीं है, ठीक है। देख रहे हैं तो क्या कह रहा है हमारा ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सीखना सार्वभौमिक है। और पिछले क्वेश्चन में हम ये बात जान चुके हैं कि सीखना क्या सार्वभौमिक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको नकारात्मक ढूंढना है, तो ये तो बात आपकी सही है। अगला क्या है कि अधिगम में अपेक्षित सुधार शामिल है, बिल्कुल ये भी बात सही है कि जब आपको जरूरत पड़ती है तो व्यवहार को आप स्थायी ले लेते हैं, और जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप अपनी स्कीमा में संशोधन कर फिर उसको स्थायी लेते हैं। तो आपकी ये बात भी सही रहेगी। अगला क्या कह रहा है, वृद्धि है यहाँ पर कि वृद्धि की तरह अधिगम के बाद सीखना भी बंद हो जाता है। मतलब कहने की बात यह है कि जैसे व्यक्ति की जो वृद्धि होती है, मतलब लंबाई बढ़ना एक समय के बाद रुक जाती है, वैसे ही सीखना भी एक समय के बाद रुक जाती है। ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और ना कि एक समय बाद रुक जाएगी। तो क्या इसका नकारात्मक क्या रहेगा, सही सी नंबर रहेगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है प्रयास और त्रुटि सीखने के थॉर्नडाइक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो देखते हैं भाई, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था, एसआर का सिद्धांत दिया था। इन्हीं के बीच में क्या बनता था, बंध बनता था। इसीलिए इसे क्या कहते थे, संबंध का सिद्धांत, या क्या बनता था, संबंध बनता था, इसीलिए इसे संबंध का सिद्धांत कहते थे। और उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य क्या बनता था, संयोजन बनता था, इसीलिए इसे संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो इसको कहेंगे संयोजनवाद का सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सही डी नंबर इसका आंसर रहेगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान क्या है। तो अनुबंधन का सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया, तो अनुबंधन का आपका जो सिद्धांत दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, पॉलप साहब के द्वारा दिया गया। और व्यवहारवाद का जो सबसे पहला सिद्धांत है, तो व्यवहारवाद का सबसे पहला सिद्धांत किसका है, पॉलप साहब का ही शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। इसीलिए इसे प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि व्यवहारवादियों के जितने भी सिद्धांत दिए गए वो पॉलप के शास्त्रीय अनुबंधन के का सिद्धांत को आधार मानते हुए सभी सिद्धांत दिए गए। और पॉलप साहब का मानना ये था कि जो अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान क्या होता, उत्तेजना, क्योंकि जब तक व्यक्ति सीखने के लिए उत्तेजित नहीं होगा तब तक सीखना संभव नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहला स्थान क्या रहेगा, उत्तेजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय कंडीशनिंग में घंटी को लार की सशस्त्र प्रक्रिया क्रमिक गायब होना। मतलब घंटी बजती है, इसके बाद लार जो होती है वो धीमे धीमे गायब हो जाती है। ऐसा पॉलप के द्वारा किस चीज को माना गया। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे सर्कस में क्या होता है, एक आग का गोला होता है, और जैसे ही आग का गोला आता है और शेर होता है उस आग के गोले से क्या करता है, छलांग मार देता है, क्योंकि शेर अनुबंधन बना चुका था कि जब जब आग का गोला आता है और वो जैसे ही आग के गोले को फलांगता है तो उसके मन पसंद क्या मिलता है, खाना मिलता है। तो एक समय बाद ऐसा किया गया कि आग के गोले को लाया गया और शेर ने क्या हुआ, शेर उस गोले को छलांग लगा गया, लेकिन उसे उसका मनपसंद खाना नहीं दिया गया। जब काफी बार ऐसा हुआ कि आग के गोले के आने के बाद भी क्या हुआ, खाना नहीं दिया गया। ऐसे ही क्या था कि पॉलप साहब ने क्या किया था, घंटी तो बजाई और कुत्ते ने लार भी दी, लेकिन खाना नहीं दिया गया।
धीमे धीमे कई बार जब ऐसा किया गया, कुत्ता समझ गया कि घंटी बजती है और खाना नहीं आता है, लार को देना क्या है, बेकार है, क्योंकि खाना आने ही वाला नहीं है। इसीलिए क्या होगा, धीमे धीमे जो लार देना है कुत्ता क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो क्रिया क्या कहलाएगी, विलोपन कहलाएगी। उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पावलोव के प्रयोग में सीआर के विलुप्त होने का कारण है। अभी मैंने बताया था विलोपन हुआ था। विलोपन क्यों हुआ था, क्योंकि जो कुत्ते को क्या नहीं मिल रहा था, भोजन नहीं मिल रहा था, और शेर को भी क्या नहीं मिल रहा था, क्योंकि जैसे ही वो शेर सर्कस में गोले से छलांग लगा रहा था और उसका मनपसंद खाना नहीं मिल रहा था, तो शेर ने या कुत्ते ने क्या कर दिया था, शेर ने छलांग लगाना बंद कर दिया और कुत्ते ने लार को टपकाना बंद कर दिया। मतलब भोजन की अनुपस्थित में यदि भोजन नहीं आएगा तो कुत्ते ने धीमे धीमे क्या कर दिया, लार को देना बंद कर दिया। और भोजन को पावलोव साहब ने कहा था अनकंडीशनल स्टिमुलर, मतलब अनुबंधित उद्दीपक। तो क्या कहा था, यूसीएस। तो क्या रहेगा यहाँ पर आंसर हमारा सही, तो यहाँ पर आंसर रहेगा सही यूसीएस का अभाव, मतलब अनुबंधित उद्दीपक के अभाव की वजह से पावलोव साहब का जो कुत्ता था उसने लार को टपकाना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तल अधिगम वक्र क्या दर्शाता है। तो उत्तल अधिगम वक्र आपका ऐसे बनता है। उत्तल अधिगम वक्र मतलब प्रारंभ में सीखने की मात्रा क्या हो रही है, तीव्र हो रही है, और एक समय बाद धीमे धीमे सीखने की मात्रा में क्या आ रही है, कमी आ रही है। मतलब इसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक अधिगम वक्र। और ऋणात्मक अधिगम वक्र में क्या होता है, प्रारंभ में सीखने की मात्रा तीव्र होती है और अंत में सीखने की मात्रा धीमे धीमे कम होती चली जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक अधिगम वक्र या आपका उत्तल अधिगम वक्र। तो देखें इसका आंसर क्या रहेगा, प्रारंभ में अवस्था में सीखने की दर अधिक होती है और धीरे धीरे घटती जाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सही ए नंबर इसका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है। यह एक मैंने आपको पढ़ाया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को ही क्या कहते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। और बंडूरा साहब ने यह सिद्धांत दिया था। बंडूरा साहब का यह सिद्धांत ना ही पूर्ण रूप से संज्ञानवादी था और ना ही पूर्ण रूप से व्यवहारवादी था। यह जो सिद्धांत था वो संज्ञानवाद और व्यवहारवाद के बीच एक पुल का काम करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो संज्ञानवाद और व्यवहारवाद के बीच एक सेतु का काम करता है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत संज्ञानवाद और व्यवहारवाद के बीच एक पुल का काम करता है। वहां पर बंडूरा साहब का मानना ये था, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, बच्चों के सामने यदि कोई भी व्यवहार या मॉडल आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं और उसी चीज को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। तो क्या है कि जब अध्यापक ही सबसे पहले समय की पाबंदी को दिखाएगा तो विद्यार्थी भी क्या दिखाएंगे, समय की पाबंदी को दिखाएंगे। अर्थात ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या आपका प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत रहेगा। क्या रहेगा सही, तो इसका आपका ऑप्शन रहेगा सही प्रेक्षण अधिगम का सिद्धांत। देखते हैं एक दो क्वेश्चन और रह गया होगा, वो भी हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस विचार के विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, किसने विचार व्यक्त किया। तो जब हमने ब्रूनर साहब का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा था, जबकि जीन पियाजे का मानना यह था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी उम्र के पड़ाव के अनुसार सिखाया जा सकता है, बल्कि जो आपके ब्रूनर साहब थे वो जीन पियाजे का इस सिद्धांत पर, इस बात पर कतई समर्थन नहीं करते थे। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, इसलिए वो उम्र के पड़ाव को कतई नहीं मानते थे। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, ब्रूनर साहब। और ब्रूनर साहब का मानना था कि व्यक्ति को उम्र के किसी भी पड़ाव पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा सही, बी नंबर इसका आंसर सही रहेगा। अगला देखते हैं। अगला आपका 9 साल के बच्चे ने एक साथ फल रखा, तो ब्रूनर के लिए खाता वह शब्द क्या है जिसका उपयोग अवधारणा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि एक टोकरी है और एक टोकरी में कई सारे फल रखे गए।
और फल रखने के बाद अध्यापक ने बच्चे से यह कहा कि इन फलों में से आप सेब को निकालें और खा लें। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे ने क्या किया? विशेषता देखी, मतलब कि उसके सेब के वो रंग के बारे में जानता था, उसके और भी कई सारे गुण जानता था, इसीलिए उसने केला ना उठाकर क्या उठाया? सेब को उठाया। तो इसीलिए क्या? क्योंकि वो सेब में और केला में अंतर जानता था, या अन्य फलों में क्या जानता था? अंतर जानता था। इसीलिए क्या आपका सही रहेगा? विशेषता इसका सही रहेगा। अगला देखते हैं। अगला आपका ब्रूनर के लिए एक विषय का पाठ्यक्रम सबसे मौलिक समझ निर्धारित किया जाना चाहिए जिसे हासिल किया जा सकता है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? उस विषय में सिद्ध किए गए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को। ये इतना अच्छा नहीं है। अगला क्या? विषय में प्रस्तावित शास्त्रीय विचारों को। और शास्त्रीय विचार के बारे में किसने बात की? पॉलप साहब ने बात की। तो ये तो आपका रहेगा नहीं सही। और सिद्धांत क्या? नियम। और नियम के बारे में बात किसने की है? तो नियम के बारे में बात आपकी किसने की है? संज्ञानवादियों ने बात की, नहीं गेस्टाल्टवादियों ने बात की। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्या कह रहा है। तीसरा नंबर कह रहा है कि उस विषय के अंतर्निहित सिद्धांतों को। अंतर्निहित सिद्धांत का मतलब क्या होता है? समझ, समझ विकसित करना। और जीन पियाजे या संज्ञानवादी या आपके हो गए कौन? वाइगोस्की साहब। वाइगोस्की साहब का मानना था कि ज्ञान की रचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और जब आप अंतर्निहित होंगे तभी आप किसी की भी ज्ञान की रचना आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा सही? सी नंबर इसका आंसर सही रहेगा। अगला देखते हैं। एक प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए यह भी तत्परता सामग्री निर्माण और निर्देशात्मक क्रम के साथ ब्रूनर के लिए महत्वपूर्ण है। तो ब्रूनर ने क्या दिया था? सुदृढ़ीकरण को महत्वपूर्ण माना था। सुदृढ़ीकरण का मतलब क्या था? वहां पर जुड़ा हुआ। तो सुदृढ़ीकरण को किसने माना था? तो सुदृढ़ीकरण को माना था किसने? ब्रूनर साहब ने माना था। ब्रूनर साहब ने एक अपना वो मॉडल दिया था, संकल्पना प्राप्ति मॉडल। तो संकल्पना प्राप्ति मॉडल में सुदृढ़ीकरण या कुंडली नुमा पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण माना है। आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद एक और है भी। अनुदेशन का ब्रूनर सिद्धांत निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से इनकार करता है? मतलब ब्रूनर के सिद्धांत के बारे में पूछा गया कौन सी बात ब्रूनर के द्वारा नहीं दी गई है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षण के लिए छात्र की परिपक्वता महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ब्रूनर साहब का मानना यह था कि उम्र के किसी भी पड़ाव में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। और परिपक्वता को महत्वपूर्ण किसने माना था? जीन पियाजे साहब ने माना था कि बालक उम्र के पड़ाव के अनुसार सीखता है। अर्थात जीन पियाजे का मानना था कि विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। तो आपका ये तो नंबर बिल्कुल नहीं सही है। अगला क्या कह रहा है? अंतःक्रिया ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत पर आधारित होती है। यह भी बात ब्रूनर साहब की बिल्कुल सही है कि अंतःक्रिया क्या होती है? ज्ञात से अज्ञात की तरफ होती है। अगला क्या कह रहा है? सी नंबर कह रहा है कि शिक्षण के लिए छात्र की परिपक्वता महत्वपूर्ण होती है। यही बात को जीन पियाजे क्या कहते हैं? परिपक्वता को महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन ब्रूनर साहब परिपक्वता को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि उम्र के किसी भी पड़ाव में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या रहेगा सही? सी नंबर आपका ऑप्शन सही रहेगा। तो इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लास्ट, और क्वेश्चन लास्ट ये पूछा गया है कि ब्रूनर के द्वारा कौन सा मॉडल दिया गया? ब्रूनर के द्वारा कौन सा मॉडल दिया गया? तो आपका जो संकल्पना प्राप्ति मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया? ब्रूनर के द्वारा दिया गया। मास्टरी लर्निंग जो मॉडल है किसके द्वारा दिया गया? ब्लूम के द्वारा दिया गया। बुनियादी शिक्षण मॉडल है किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट ग्लेसर साहब के द्वारा दिया गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा सही? इसका आंसर ए नंबर सही रहेगा। उम्मीद करता हूं कि हमारी जो भी क्वेश्चनों की श्रृंखला थी आप सभी भाइयों बहनों को समझ में आई होगी। तो यदि आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो ज्ञानार्पण परिवार के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार हम लोगों के साथ जुड़े रहें। उम्मीद करता हूं कि हमारी जो टीम है अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और नए नए टॉपिक आपको एक सरल भाषा में समझाने का प्रयास हम लोग लगातार आपके साथ करते रहेंगे। क्योंकि यदि आपकी सफलता हमारी सफलता के साथ जुड़ी हुई है तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार साथियों, धन्यवाद साथियों।